तो कैसे हो दोस्तों? शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ आवर पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये लास्ट पार्ट होने वाला दोस्तों, तो समझने का कोशिश करना अच्छे से प्लीज। शुरू करते हैं दोस्तों बिना वक्त गवाए। ओह सॉरी दोस्तों, अगर आपने पहले का 3 पार्ट नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लीजिए, आपको ही अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। एंड ये जो पूरा टॉपिक है, पूरा कंटेंट है, ये मैंने टाइसन के बुक से लिया है। तो अगर अगर डायरेक्टली पढ़ना चाहते हो तो आप वहीं से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, आई मीन पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म का, वो है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म एंड लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, समझ गए? देखो, तो आज हम समझेंगे पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म और लिटरेचर के बारे में डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो, मैटर नहीं करता कि जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स है वो थियोरेटिकल डिबेट्स में किस तरफ स्टैंड करता है। मतलब शायद उनका किसी हर एक टॉपिक पे डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग ना कुछ कॉमन थीम्स एंड टॉपिक्स पे एग्री करता है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि देखो, जैसे कि सोचो, आप इसको एक कहानी के तौर पर समझो। ठीक है, पहला थीम है, टॉपिक है द फर्स्ट इनकाउंटर एंड द कल्चरल डिसरप्शन। मतलब एक ऐसे टाइप का मूवमेंट या कहानी में आप इसको देखोगे तो क्या होता है, एक कहानी को ऐसा दिखाया जाता है कि कोलोनाइजर्स जब एक नेटिव एरिया में आता है, ठीक है, तो और नेटिव लोगों से मिलता है दोस्तों। तो ये जो मीटिंग है ना दोस्तों, ये बस हिस्टोरिकल नहीं है, ये एक्चुअली लोगों का कल्चर को हिला देता है, ट्रेडिशन को ब्रेक करता है, एंड वे ऑफ लाइफ बिलीफ सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है वो इसको पेनफुल बिगिनिंग की तरह दिखाते हैं। ठीक है, जहां पे इंडिजिनस वे ऑफ लाइफ डैमेज या इंटरप्ट हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड, द यूरोपियन जर्नी विद द नेटिव गाइड। देखो दोस्तों, अभी जो यूरोपियन आता है एक नेटिव लैंड पे, तो वो तो उस जगह पे घूमेगा या जानेगा, तब उसको कोई एक नेटिव इंसान गाइड बनता है, उसकी हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, कैसी जगह पे हेल्प करता है? एक अनफेमिलियर लैंड में हेल्प करता है, जिसको वाइल्ड या डेंजरस दिखाया जाता है। समझ गए दोस्तों? ओके, फिर आता है थर्ड पार्ट, जो कि है अदरिंग एंड कॉलोनियल ऑपरेशन। ठीक है, अदरिंग मतलब जो इंडिजिनस पीपल है ना दोस्तों, उनको लेस देन ह्यूमंस देखा जाना, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा है। ठीक है, तो ये एक मेंटल और कल्चरल प्रोसेस है, जहां पे कॉलोनाइजर्स नेटिव लोगों को अनसिविलाइज्ड, सेवेज या चाइल्डिश देखते हैं। ठीक है, और ये जो अदरिंग है ना दोस्तों, ये सपोर्ट करता है सारे तरह के कॉलोनियल ऑपरेशन को, जैसे फोर्स्ड लेबर, कल्चरल डोमिनेशन एंड वायलेंस को। ठीक है, फिर आता है मिमिक्री। मिमिक्री भी दोस्तों मैंने आपको समझाया कि जो कॉलोनाइज लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, कॉलोनाइजर्स को इमिटेट करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको कहा जाता है मिमिक्री। क्यों करता है? ताकि वो मतलब उनके अंदर होप रहता है कि अगर वो लोग मिमिक करेंगे तो शायद उनको एक्सेप्ट करेगा और रिस्पेक्ट करेगा यूरोपियन लोग। लेकिन लेकिन बट स्टिल उनको मॉक किया जाता है और एक्सक्लूडेड किया जाता है। ठीक है, समझ गए? अभी फिफ्थ पार्ट है एग्जाइल। तो मतलब क्या होता है, कभी कभी ना दोस्तों कॉलोनाइज्ड लोग हैं, जैसे हम लोग कॉलोनाइज्ड लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को अपने ही जमीन में एक स्ट्रेंजर की तरह महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तरह समझा। सोचो आपके पेरेंट्स ने आपको एक दिन बहुत मारा है, तो आप क्या फील करने लगते हो कि शायद ये मेरा घर है ही नहीं, मेरे को इतना बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई एक बंदा शायद ब्रिटेन में या किसी और फॉरेन देश में रह रहा है और अपने आप को डिसकनेक्टेड फील कर रहा है। ठीक है, ये जो एग्जाइल है ना दोस्तों, चाहे फिजिकल हो या इमोशनल क्यों ना हो, ये लोगों को ना एलियनेटेड और लॉस्ट फील कराता है दोस्तों। समझ गए? फिर आता है सिक्स पार्ट, जो कि है पोस्ट इंडिपेंडेंस जॉय एंड डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, देखो, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ना दोस्तों लोगों के अंदर एक जॉय, होप एंड सेलिब्रेशन रहता है, बट बहुत जल्दी ना
ये डिसइल्यूशनमेंट में बदल जाता है। मतलब क्यों बदल जाता है? क्योंकि पॉलिटिकल, सोशल ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ठीक है? और लिटरेचर दिखाता है हमें कि कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया कॉलोनाइजर्स जाने के बाद। ठीक है? जो 7 नंबर पॉइंट है वो है कल्चरल आइडेंटिटी स्ट्रगल्स, जो कि मैंने आपको समझाया उससे पहले ही। एलियनेशन, अनहोमलीनेस, ठीक है, डबल कॉन्शियसनेस ये भी मैंने आपको समझाया दोस्तों। हाइब्रिडिटी ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। ये है 7 पार्ट। फिर है 8 पार्ट, कनेक्शन टू प्री कॉलोनियल पास्ट एंड पॉलिटिकल फ्यूचर। तो क्या करते हैं राइटर्स? राइटर्स पास्ट के साथ कनेक्ट करने का बहुत कोशिश करता है। ये भी मैंने आपको समझाया पहले ही। ठीक है? तो देखो दोस्तों, ये जो 8 पार्ट मैंने आपको बोला ना दोस्तों, ये एक्चुअली इन इन पार्ट्स में ना ऑलमोस्ट सारे पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स एग्री करते हैं मुझसे कि हाँ, ये तो माना ही जाता है कि एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में ये होता ही है, ऑब्वियसली। ठीक है? लेकिन अभी हमारा जो डीपर फोकस होगा वो होगा साइकोलॉजी में एंड आइडियोलॉजी में। ठीक है? जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हमारा जो पर्सनल फीलिंग्स एंड आइडेंटिटी है, ये कितना ज्यादा शेप किया गया है बिलीफ एंड वैल्यूज में, मतलब हमारे कल्चर के बिलीव्स एंड वैल्यूज में। ओके, देखो दोस्तों, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, फिर भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि हम अपने आप को जो समझते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा इस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है कि सोसाइटी का कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडिया क्या है। ठीक है? शायद आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के आप समझ जाओगे इस चीज से अभी आगे। तो देखो दोस्तों, एक ना एक टेक्स्ट को एनालाइज करने का दो तरीका होता है। ठीक है? जहां पे हम उसको एनालाइज करते हैं कि या तो ये कॉलोनियलिस्ट है या एंटी कॉलोनियलिस्ट है। मतलब देखो, अगर कोई टेक्स्ट कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट कर रहा है तो वो कॉलोनियलिस्ट हो गया, और अगर उसको अपोज कर रहा है तो वो एंटी कॉलोनियलिस्ट हो गया। समझ गए दोस्तों? तो अब आप इसे कैसे फिगर आउट करोगे कि कोई टेक्स्ट कॉलोनियलिस्ट है या एंटी कॉलोनियलिस्ट? देखो, अगर आप एक टेक्स्ट पढ़ोगे ना, और अगर आप एक कॉलोनियलिस्ट टेक्स्ट पढ़ोगे, तो आपको कुछ चीजें मिलेगा। जैसे उन टेक्स्ट में ना कॉलोनाइजर्स को पॉजिटिव लाइट में दिखा जाएगा। ठीक है? और कॉलोनाइज्ड लोगों को एक नेगेटिव तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है? और शायद वहां पे कॉलोनियलिज्म को प्रेज भी किया जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर आप एक एंटी कॉलोनियलिस्ट टेक्स्ट पढ़ोगे तो क्या होगा? तो आप देख पाओगे कॉलोनाइजर्स का क्रूअल एक्शंस, कॉलोनाइज्ड लोगों का सफरिंग, और ये कॉलोनियलिज्म कितना हार्मफुल था लोगों के नेटिव लाइफ के लिए एंड आइडेंटिटी के लिए। ठीक है? अभी देखो दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, ये जो पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस है ना दोस्तों, ये कोई सिंपल चीज नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंग है। ठीक है? तो देखो, कहा जाता है कि देखो, जैसे पहले हमने अभी डिस्कस किया कि कोई एक टेक्स्ट कैसे मतलब देखो, कोई एक टेक्स्ट मतलब कैसे कॉलोनियलिस्ट या एंटी कॉलोनियलिस्ट हम डिवाइड कर सकते हैं टेक्स्ट को। लेकिन कहा जाता है कि जो रियल लिटरेरी वर्क्स है ना दोस्तों, वो एक्चुअली कभी कभी इन सब चीजों में फिट नहीं होता। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे हमारा हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि जोसेफ कॉन्ग्रेड ने लिखा है 1902 में। याद रखना दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में आता है। तो दोस्तों देखो, अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा ये जो नोवेल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये एक्चुअली कोलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है? क्यों? मतलब कैसे समझोगे आप? मतलब यूरोपियंस जो कॉन्गो में जाता है, उनको हीरोस नहीं, हीरो की तरह नहीं दिखाया जाता है। उनको इनफैक्ट हार्टलेस एंड ग्रीडी दिखाया जाता है, जो कि लोकल अफ्रीकन से चोरी कर रहा है। ठीक है? और नोवेल मतलब दिखाता है कि ये यूरोपियंस के होने की वजह से कितना ज्यादा सफरिंग हो रहा है मतलब लोगों का। ठीक है? लेकिन एक नाइजीरियन राइटर है, चिनुए अचेबी, जिसके बारे में हमने बात किया दोस्तों पहले, आप देख ले आपने, अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। ये बहुत फेमस है इसके एक फेमस नोवेल के लिए, थिंग्स फॉल अपार्ट।
बहुत अच्छा नोवेल है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। तो चिनुआ अचेबी जब पढ़ते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस को, तो उसको ना एक प्रॉब्लम मिलता है, हिडन प्रॉब्लम मिलता है इनफैक्ट। क्या प्रॉब्लम दोस्तों? तो वो आर्ग्यू करता है कि ये जो कॉन्ग्रेड है ना, जोसेफ कॉन्ग्रेड, वो क्रिटिसाइज करता है यूरोपियंस को। कैसे करता है? उनको अफ्रीकन के साथ कंपेयर करता है दोस्तों। ठीक है। और इसको ना एक बहुत ही रेसिस्ट एंड डीह्यूमनाइजिंग तरीके से दिखाया जाता है इस नोवेल में। ठीक है। इस नोवेल में मतलब अफ्रीकन्स को दिखाया जाता है सैवेज, वाइल्ड एंड ऑलमोस्ट इनह्यूमन। मतलब ऑलमोस्ट लाइक ए बैकग्राउंड की तरह दिखाया जाता है अफ्रीकन्स को, कोई रियल इंसान की तरह नहीं दोस्तों। समझ गए दोस्तों आप? आई होप समझ गए होंगे आप दोस्तों। ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, एक सेकंड मैं फिक्स कर लेता हूँ जल्दी पहले। जा 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 ओके चलो। तो देखो, अकॉर्डिंग टू एचईबी, अकॉर्डिंग टू चीनी एचईबी, ठीक है, अफ्रीका को ना इस नोवेल में बस एक सिंबलिक जंगल दिखा गया है। एक ऐसा जगह, एक अंधेरी जगह, खतरे से भरा हुआ, जो कि गलत है। इसको मतलब ऐसे तरीके के दिखाना चाहता है जहां पे मतलब लैंड फुल ऑफ रियल ह्यूमन लाइफ्स एंड कल्चर, ऐसे दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन दिखाया कैसे? जंगल एंड डार्क प्लेस ऑफ डेंजर। ठीक है। तो जैसे कि नोवेल ट्राई करता है एंटी कॉलोनियल होने का। ठीक है दोस्तों, नोवेल बहुत सा ट्राई करता है कि वो एंटी कॉलोनियल बने, लेकिन वो बन नहीं पाता दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो कॉलोनियल माइंडसेट में अभी भी भरा हुआ है, और अफ्रीकन्स को यूज करता है। क्यों? मतलब कैसे? दिखाने के लिए एज ए सिंबल ऑफ स्लेवरी। समझ गए दोस्तों? ओके। तो इसमें हम देखते हैं कि एक टेक्स्ट ना, एक टेक्स्ट ऊपर ऊपर से आपको लग सकता है कि ये कॉलोनियलिज्म को रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन अंदर से आपको मिलेगा, इन टेक्स्ट के अंदर आपको कॉलोनियल एटीट्यूड मिलेगा, अंदर अंदर ही अंदर। ठीक है। और यही जो हिडन मीनिंग है ना दोस्तों, इसको ही पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक अनकवर करने का कोशिश करता है। ओके दोस्तों, अभी देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, थिंकर है, ये क्रिटिक है, होमी भाभा। ठीक है। थियोरिस्ट है, एक पोस्ट कॉलोनियल थियोरिस्ट है। ठीक है। तो वो हमें एक नया तरीका देता है कि हम वर्ल्ड लिटरेचर को कैसे देखें। अभी देखो दोस्तों, तो वो बोलता है कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग लिटरेचर बेस्ड ऑन नेशनल ट्रेडिशंस, हाँ, तो भाभा बोलते हैं कि हम एक्चुअली लिटरेचर को ना ऐसे पढ़ सकते हैं। मतलब भाभा सेज वी कैन स्टडी लिटरेचर बेस्ड ऑन पोस्ट कॉलोनियल टॉपिक्स दैट गोस दैट गोस अक्रॉस बॉर्डर्स। ओके, मैं आपको समझाता हूँ जैसे एग्जांपल पे। तो वो सजेस्ट करता है न्यू थीम्स। हाँ, न्यू थीम्स ढूंढो आप वर्ल्ड लिटरेचर में, जैसे हिस्टोरिकल ट्रॉमा, जैसे कि स्लेवरी, रिवोल्यूशन, सिविल वॉर्स, मास किलिंग्स, मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड कल्चरल लॉस। ठीक है। ये हो गया उसका सजेस्ट किया गया थीम कि तुम नोवेल्स को, वर्ल्ड लिटरेचर को इस नजरिए से भी देख सकते हो। एंड इनफैक्ट आप उसको अदरिंग के नजरिए से भी देख सकते हो। अदरिंग दोस्तों मैंने आपको पहले ही समझाया। ठीक है। इससे आप क्या समझोगे कि कैसे कल्चर एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनाता है बाय डिमोनाइजिंग और डीवैल्यूइंग अदर ग्रुप। मतलब दूसरे ग्रुप्स को एकदम विलेन की तरह दिखाता है दोस्तों। ठीक है। तो फिर जो अगला आइडिया है वो है क्रॉस क्रॉस कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। देखो, लुकिंग एट हाउ लिटरेचर शोज migrants, refugees and colonized people। ठीक है। पीपल हु मूव और एग्जिस्ट बिटवीन कल्चर, नॉट इनसाइड वन फिक्स कल्चर। मतलब आप इसमें ना वर्ल्ड लिटरेचर में ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हो, या ऐसे लोगों को मतलब कैसे दिखाया गया है, माइग्रेंट्स को, रिफ्यूजीज को, जो मतलब बस एक कल्चर में स्टिक नहीं रहते, वो अलग अलग कल्चर में मूव करते रहते हैं। तो उनको कैसे दिखाया गया है पोस्ट, मतलब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू भवा, भवा के हिसाब से दिस काइंड ऑफ स्टडी शुड नॉट फोकस ऑन
किस में फोकस करने नहीं बोला है दोस्तों, सॉवर्जिनिटी ऑफ नेशंस। ठीक है, मतलब तुम जो लिटरेचर है ना, उसको बस तुम एक प्राउड सिंगल नेशन कल्चर के हिसाब से नहीं पढ़ सकते, या फिर उसे तुम एक यूनिवर्सल ह्यूमन कल्चर के हिसाब से भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तुम्हें एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। तो वही बोलता है भवा, भवा सेज वी शुड फोकस ऑन, देखो इसमें फोकस करने बोला है, अनस्पोकन अनरिप्रेजेंटेड पास्ट। ठीक है, छुपा हुआ हिस्ट्रीज, हिडन हिस्ट्रीज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, किन लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस दोस्तों, जिनको इग्नोर किया गया है बाय मेन स्ट्रीम हिस्ट्री। जैसे कि डिसएनफ्रेंचाइज, मतलब जिन लोगों के पास कोई पावर नहीं था, उन लोगों को तो भुला दिया गया है ना दोस्तों। फिर मार्जिनलाइज लोगों के बारे में, मतलब उसके हिसाब से भी आपको पढ़ना चाहिए, और अनहोम्ड के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। अनहोम मतलब मैंने आपको पहले भी समझा दोस्तों, ये चीज अब देख लेना वीडियो पिछला वाला। ठीक है, तो वो कुछ एग्जाम्पल देता है, जैसे कि नेडाइन गोल्डहैमर है और टोनी मोरिसन है। ठीक है, देखो तो ये जो टोनी मोरिसन है ना दोस्तों, वो लिखता है द लीगेसी ऑफ स्लेवरी एंड रेसिज्म के बारे में, और नेडाइन किसके बारे में लिखता है, अपने बारे लाइफ के बारे में लिखता है, जब मतलब एपार्थाइड था। ओके, अभी भवा के नजरिए से द अनहोमली कंडीशन। ठीक है, देखो, तो भवा इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करता है। कौन सी थ्योरी, अनहोमली थ्योरी को। मतलब अ फीलिंग ऑफ नॉट नॉट ट्रूली बिलोंगिंग टू एनी कल्चर और कम्युनिटी। मतलब कभी कभी ना कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि शायद, मतलब मैं जिस कल्चर में अभी हूँ, मैं इसमें बिलोंग नहीं करता, और जो कल्चर मेरे ऊपर थोपा गया था पहले, मैं शायद उसमें भी उतना ज्यादा बिलोंग नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर माई सन स्टोरी, जो कि नेडिन गॉडीमन ने लिखा है 1990 में। तो यहाँ पे एक प्रोटेगोनिस्ट है, आलिया आइला, जो कि साउथ अफ्रीका में रहता है, जहाँ पे मतलब एक रेसिज्म, बहुत ऑप्रेसिव रेसिज्म चल रहा था। ठीक है, तो उसको इम्प्रिजन कर लिया जाता है, आइला को, किस वजह से, क्योंकि वो अपने घर को एज ए कवर यूज कर रही थी फॉर गन रनिंग। मतलब वो गन स्मगलिंग या गन को छुपाए रखती थी दोस्तों। ठीक है, समझ गए। तो इसकी वजह से ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा अनहोम्ड फील करती है दोस्तों। वो फील करती है कि शायद वो किसी भी कल्चर में बिलोंग नहीं करती, शायद वो अपने घर में भी बिलोंग नहीं करती, और अपने सोसाइटी में भी बिलोंग नहीं करती। ठीक है, समझ गए। अभी आता है टोनी मॉरिसन का एग्जांपल। ठीक है, उसने एक बुक लिखा था बिलोवेड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटागोनिस्ट है सेत नाम का, तो वो अपने छोटी बच्ची को मार देता है। किस लिए मार देता है, ताकि वो उसको ब्रूटल सेल्फ स्लेव ओनर से बचाए। समझ रहे हैं दोस्तों, वो अपनी बच्ची को मार देता है ताकि वो बच्ची बच जाए स्लेवरी से। ठीक है, और इस एक्शन की वजह से ना, वो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं अपने खुद के कम्युनिटी से। समझ गए दोस्तों। तो फिर देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, वुमेन फेसेस डबल, डबल ऑपरेशन। तो वही बोलता है भाभा फिर से कि वुमेन आर डबली मार्जिनलाइज्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा आपको, क्योंकि फर्स्ट, बिकॉज दे आर वुमेन ऑफ कलर इन रेसिस्ट सोसाइटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मतलब वो वैसे भी एक वुमेन है, महिला है, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा ऑपरेशन फेस करेगा। सेकेंडली, उसका कलर भी अगर ब्राउन है तो फिर तो हो गया काम। और फिर उसको, उसका जो चॉइसेस है, उसका चॉइसेस उसको आउटसाइडर बना देता है अपने कम्युनिटी में। ठीक है, मतलब ये बात करता है किसके बारे में, ये सेथ के बारे में और आइला के बारे में भावा बात करता है। ओके, तो ये जो स्टोरी थी ना दोस्तों, जो स्टोरीज मैंने आपको अभी बोला, हाँ, ये दिखाता है कि जो हिस्टोरिकल ट्रॉमा है ना दोस्तों, वो बस ऑब्वियस प्लेसेस में नहीं होता जो हम सोचते हैं, जैसे कि इंडिया। हाँ, तो वो एक्चुअली लोगों के घर में एंड प्राइवेट लाइफ में भी घुस चुका है। ठीक है, और
और इसमें कहा जाता है कि ये जो मार्जिनलाइज लोग है ना, मार्जिनलाइज लोग मतलब जो ऑप्रेस्ड लोग है, वो और ज्यादा डायरेक्टली इफेक्टेड है। और ये सच सबके लिए अप्लाई होता है। समझ गए दोस्तों? अभी देखो दोस्तों, एक ना ये जो हेलेन टिफिन है, इसका एक नजरिया है। ये मतलब इसका नजरिया क्या है? रीराइटिंग कॉलोनियल नैरेटिव्स। नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, तो हेलेन सजेस्ट करता है, हाँ, कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को पता है मतलब क्या इतना ताकत, मतलब क्या चीज इतना ताकतवर बनाता है। मतलब इसके हिसाब से ना, ये जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, ये बस कल्चरल आइडेंटिटी को रिबिल्ड नहीं कर रहा, बट ये एक्चुअली री एग्जामिन कर रहा है एंड रीराइट कर रहा है यूरोपियन स्टोरीज को। अभी भी आप नहीं समझे होंगे, मैं आपको फिर से समझाता हूँ अच्छे से। नीचे मैं बहुत लिखा हुआ उसके बारे में। देखो, टिफिन के हिसाब से, मतलब हेलेन टिफिन के हिसाब से, ये इम्पॉसिबल है कि तुम कंप्लीटली कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से बच जाओ। ठीक है, वी कांट गो बैक टू द प्री कॉलोनियल टाइम। ठीक है, और हम एक ऐसा कल्चर भी नहीं क्रिएट कर सकते जो कि टोटली अनटच्ड बाय कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, वो क्या करता है? हाँ, तो ये एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करता है कि यूरोप ने इतने देशों को कंट्रोल कैसे किया। मतलब बंदूक से नहीं दोस्तों, बंदूक और लॉज से नहीं, लेकिन कहानियों से या एजम्पशन से और आइडियाज से। ठीक है, अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। देखो, एक टॉपिक है कैनोनिकल काउंटर डिस्कोर्स, यानी राइटिंग बैक टू ब्रिटिश टेक्स्ट। एग्जाम्पल मतलब समझा दो मैं आपको। तो टिफिन जो है, वो एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? कैनोनिकल काउंटर डिस्कोर्स। अभी इसका मतलब क्या है? जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स है ना दोस्तों, वो फेमस ब्रिटिश टेक्स्ट उठाता है, जिसे हम कैनोनिकल लिटरेचर कहते हैं, और उन्हें उनके ही मुंह पे रख दिया जाता है और उनके कॉलोनियलिस्ट व्यूज को दिखाया जाता है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल, जीन राइस वाइट सेरागेसोसी। ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको टाइसन के बुक से बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये एक नोवेल है, व्हाइट सेरेगोसिसी 1966 में लिखा गया है। ये नोवेल ना एक रिस्पॉन्स है जेन आयर के खिलाफ। मतलब जेन आयर को किसने लिखा दोस्तों? शार्लोट ब्रोंटे ने लिखा। कब लिखा? 1847 में। तो फिर इसके रिस्पॉन्स में मतलब जेन राइस ने व्हाइट सेरेगोसिसी लिखा। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, जेन आयर में एक कैरेक्टर है बर्था मैसन। ठीक है, जो कि है रॉचेस्टर का वेस्ट इंडियन वाइफ। ठीक है, इसको कैसे दिखाया जाता है दोस्तों? मैड, ड्रंकन, वायलेंट एंड हाइपर सेक्सुअल। मतलब अगर आप जिन आयर को पढ़ोगे, तो आप देखोगे ये जो बर्था मैसन है, ये बहुत ही मैड है, ड्रंकन है, वायलेंट है एंड हाइपर सेक्सुअल है। ठीक है, और ये एक्चुअली एक ऐसी टाइप का वुमेन है जिसने रॉचेस्टर को ट्रिक किया शादी करने के लिए। लेकिन मैंने आपको पहले बोला कि टेकिंग फेमस ब्रिटिश टेक्स्ट और उनको उनके ही मुंह पे रख देना और उनका व्यूज एक्सपोज करना। ठीक है, तो जेन राइस के वर्जन में क्या लिखा? तो जेन राइस बर्था के साइड का स्टोरी बताता है। ठीक है, और उसका नाम भी चेंज करता है, उसका नाम रख देता है एंटोइनेट। ठीक है, तो वहां पे बता देता है कि शुरू शुरू में वो कोई मैड वोमन नहीं थी, वो एक अच्छी सेन वोमन थी, जिसको जो मतलब एक्चुअली was broken down by Rochester's imperialist and patriarchal abuse। ठीक है, जो मतलब ऐसी मैड बन गई है रोचेस्टर के imperialist और patriarchal abuse के वजह से। ठीक है, राइस राइस एक्चुअली इस नॉवेल के यूज करता है टू चैलेंज एंड रीराइट द नैरेटिव ऑफ जेन आयर। अब समझ गए दोस्तों? आई थिंक समझ गए होंगे। तो एक और थिंकर है, गायत्री स्पिवक। ये भी इंडियन है दोस्तों, नाम से समझ गए होगा। तो तो ये भी एक अलग
पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक है। तो ये ना, ये जो ये एक्चुअली बर्था को बोलता है। बर्था मतलब वो कैरेक्टर जेनर का बोलता है एज ए क्रिटिक ऑफ इंपेरियलिज्म, नॉट अ मैड ओमन। ठीक है। और बर्था के जरिए राइस एक्चुअली इनजस्टिस को एक्सपोज करता है, कोलोनियलिज्म का इनजस्टिस को। ठीक है। अभी देखो, और इस पार्ट में हम ये भी समझते हैं कि ये जो जेन आयर है ना दोस्तों, ये खुद ब खुद कोलोनियलिस्ट थिंकिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। बर्था को एनिमलिस्टिक और रेशलाइज्ड टर्म्स में दिखाया जाता है दोस्तों। उसका फेस को ब्लैक एंड स्कारलेट वाइसेस दिखाया जाता है दोस्तों। उसका रूम को एक वाइल्ड बीस्ट den जैसे दिखाया जाता है। ठीक है। जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा लिंक किया जाता है दोस्तों नॉन वाइट और मैडनेस के साथ, वायलेंस और सेक्सुअलिटी के साथ। ठीक है। दस दस टू बी सीन एज सैवेज इन द नोवेल इज टू बी नॉन वाइट। मगर मतलब अगर आपको सैवेज दिखना है दोस्तों इस नोवेल में, तो आपको नॉन वाइट होना पड़ेगा। ठीक है। समझ गए। तो ये किसका व्यू है? ये सबसे स्पीवक का व्यू, किस गायत्री स्पीवक का व्यू। ओके। अभी देखो, वापस से हम टिफिन के थ्योरी में आते हैं दोस्तों। तो टिफिन हम्म मतलब बोलता है कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है ना दोस्तों, इसमें हमें आ, मतलब एक ऐसा नजरिया बिल्ड करना पड़ेगा जहां पे क्वेश्चंस होगा, एक्सपोजेस होगा और कॉलोनियल एटीट्यूड को एक्सपोज किया जाएगा। ठीक है। जैसे देखो दोस्तों, एग्जाम्पल है जे एम कोजेस फो, 1988 में लिखा गया दोस्तों। तो फो एक एग्जाम्पल है इस काउंटर डिस्कोर्स का। ये किसका रिस्पॉन्स है दोस्तों? ये रिस्पॉन्स है डेनियल डिफोस रॉबिन्सन क्रूजो, जो कि 1719 में लिखा गया दोस्तों। इसे पढ़ना एक बहुत ही मतलब मजेदार नोवेल है, आप पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है। लेकिन आप इसे पोस्ट कॉलोनियल नजरिए से पढ़ना, जो कि मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है। अभी देखो दोस्तों, डिफो के नोवेल में क्या होता है, क्रूजो का शिप टूट जाता है और वो एक आइलैंड में पहुंच जाता है, अननोन आइलैंड में। और उस आइलैंड को ना दोस्तों क्रूजो अपना प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रीट करता है। मतलब एक काइंड ऑफ कोलोनाइजर जैसा एक्ट करता है। ठीक है। वहां पे वो एक ब्लैक मैन से मिलता है, जिसको वो नाम देता है फ्राइडे। ठीक है। क्रूसो फ्राइडे को अपना सर्वेंट बनाता है। ठीक है। तो इनफो मतलब ये जो फो है, जे एम कोइजे का फो है, हाँ, वो एक्चुअली रिवील करता है और क्रिटिक करता है इस कॉलोनियल एटीट्यूड को, और एक्सपोज करता है कैसे डिफो का असली वर्क, जो कि रॉबिन्सन क्रूजो है, वो कितना ज्यादा कॉलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है दोस्तों। समझ गए। सेकंड एग्जांपल आप खुद पढ़ लेना दोस्तों, जैसे शेक्सपियर के टेम्पटेस्ट से है दोस्तों। ठीक है। तो अभी जो टिफिन का जो कंक्लूजन है वो बोलता है, ये जो कैनोनिकल और काउंटर डिस्कोर्स है ना दोस्तों, ये बस कोई इंडिविजुअल वर्क के ऊपर नहीं है। ये एक्चुअली it's is about unmasking the deep rooted colonial thinking present in literature as it। मतलब कहता है कि ऑलमोस्ट हर लिटरेचर में तुमको ये कॉलोनियल थिंकिंग मिलेगा। ठीक है दोस्तों। फिर आता रहता है हमारा एडवर्ड सेड का कंट्रीब्यूशन। अभी देखो दोस्तों, एडवर्ड सेड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है दोस्तों। ठीक है। सेड क्या एक्सप्लोर करता है? सेड एक्सप्लोर करता है कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स है ना दोस्तों, इस इन्होंने कैसे मार्जिन्स में अटेंशन लाया। ठीक है। मतलब ऐसे वर्क्स में अटेंशन लाया जो कि एक्चुअली इग्नोर किया गया है एंड काइंड ऑफ बैकग्राउंडेड भी किया गया है। ठीक है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ठीक है। जेन ऑस्टन का फिर से मैंसफील्ड पार्क 1840। ठीक है। अभी देखो, ये जो पूरा कहानी है मैंसफील्ड पार्क का, ये एक्चुअली सेट किया गया है इंग्लैंड में। ठीक है। और ये एक्चुअली फोकस है पर्सनल एंड डोमेस्टिक लाइफ ऑफ नोबल इंग्लिश फैमिली। ठीक है। समझ गए दोस्तों। इस फैमिली का जो हेड है वो है सर थॉमस
बर्ट्राम, ठीक है। इसको पोर्ट्रे किया गया है एक परफेक्ट इंग्लिश जेंटलमैन जैसे, जो कि गुड लीडर है, मोरल है, रैशनल है, ठीक है। लेकिन ऑस्टन मेंशन करता है कि इसका जो वेल्थ है, पैसा जो है इसका, कहाँ से आता है दोस्तों? इसका एंटीगुआ में एक प्लांटेशन है जहां से इसका पैसा आता है। अभी एंटीगुआ दोस्तों कहाँ पे है? एंटीगुआ दोस्तों ब्रिटिश का एक कॉलोनी है जो कि कैरिबियन में है, और इस प्लांटेशन को इंस्लेव्ड लोग रन करते हैं दोस्तों। और ये चीज ना दोस्तों इस नोवेल में बस एक पासिंग की तरह लिखा गया है, मतलब एक बहुत ही छोटा चीज लिखा गया है इसके बारे में। हाँ, तो सेठ का जो ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर, बोलता है सर थॉमस को इंग्लैंड छोड़ना पड़ता है ताकि वो खुद जाके एंटीगियो को संभाल पाए, ठीक है, क्योंकि उसका प्लांटेशन स्ट्रगल कर रहा होता है, ठीक है। तो वो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस घर आता है और ऑर्डर वापस से रिस्टोर करता है अपने इंग्लिश हाउस होल्ड में, जहाँ पे उसके बच्चे ने बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ मचा दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना एक काइंड ऑफ पैरेलल दिखाया जाता है कॉलोनियल एंड डोमेस्टिक कंट्रोल के बीच, कि मतलब जो तरह का ऑथोरिटी उसने देखो उसने अपने कॉलोनी में यूज किया, मतलब अपने सेटलमेंट में यूज किया, वही ऑथोरिटी वो अपने घर में भी यूज कर रहा है दोस्तों। समझ रहे हो दोस्तों आप? कॉलोनियल थिंकिंग समझ रहे हो आप दोस्तों? ठीक है। तो सेठ बोलता है कि जो नोबेल है दोस्तों ये एक्चुअली कनेक्ट करता है ब्रिटिश डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को कॉलोनियल सक्सेस के साथ, ठीक है। मतलब दिखाता है कि ये जो पर्सनल लाइफ है ना दोस्तों इंग्लिश इलाइट का, इंग्लिश अमीर लोगों का, ये कितना ज्यादा डिपेंड करता है उनका इंपीरियल पावर के ऊपर, जो कि बाहर के देशों है। समझ गए दोस्तों आप? आई होप समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझा तो प्लीज मुझे बताओ, मैं फिर से आपको समझाऊंगा नेक्स्ट, अगर फिर से आई थिंक कुछ एक्सप्लेनेशन बना दूंगा मैं दोस्तों। अभी देखो दोस्तों, ये जो मैंने बोला आपको अभी, सर थॉमस का ट्रिप टू एंटीगुआ, ये एक बहुत ही स्मॉल मेंशन है इस कहानी में, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है दोस्तों। ऊपर ऊपर से आपको लग सकता है कि ये सर थॉमस का जो ट्रिप था एंटीगुआ में, ये बस एक स्मॉल, उतना इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। लेकिन जो नैरेटर है वो इस ट्रिप को डिटेल में नहीं समझाता, ये बस हल्का से मेंशन किया गया है, और हम कभी ये नहीं समझते कि एंटीगुआ में हुआ क्या। लेकिन एडवर्ड सेड के हिसाब से ये जो इवेंट है ना दोस्तों ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। किस लिए क्रूशियल है? इस मतलब नोबेल के हिसाब से क्रूशियल है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली, जो कि मैंने अभी बोला, व्हाई इज इट क्रूशियल? क्रूशियल क्यों है, ठीक है। तो सेठ बोलता है कि ये जो मैंसफील्ड पार्क है ना दोस्तों, ये एक पार्ट है, किसका पार्ट है? लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर्स एक्सपेंशन। मतलब देखो, भले ही ये नॉवेल इंग्लैंड में सेट है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है? कॉलोनियल एंड इंपीरियलिस्ट सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जो पैसा एक्चुअली सपोर्ट करता है पीसफुल और एलिगेंट लाइफ मैंसफील्ड पार्क में, हाँ, वो एक्चुअली कहाँ से आता है? कॉलोनियल प्लांटेशंस इन एंटीको, ठीक है। और इन प्लांटेशन को कौन रन करता है दोस्तों? इनस्लेव्ड लेबर, ठीक है। भले ही ये नोवेल हमें डायरेक्टली इसके बारे में नहीं बताता, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये इंस्लेव्ड लेबर ही चलाता है, ठीक है। तो भले ही हमें ये नोवेल ऊपर ऊपर से, अगर आप ये नोवेल पढ़ोगे जेन आयर का, तो आपको लगेगा ये कोई मोरल वैल्यूज के ऊपर नोवेल है, फैमिली ड्रामा है, सोशल मैनर्स के ऊपर है, लेकिन ये साइलेंटली शेप किसके ऊपर है? कॉलोनियल इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। सर थॉमस का जो ट्रिप है वो हमें एक हल्का सा बैकग्राउंड डिटेल लग सकता है, लेकिन ये एक फाउंडेशन है जो कि मेन स्टोरी को होल्ड करता है, कि तुम्हारे पास पैसा आ कहां से रहा है, ठीक है। तो अभी सेठ के हिसाब से ये जो कॉलोनियलिस्ट आइडिया है ना दोस्तों, इसको होल्ड कौन करता है दोस्तों? सेठ के हिसाब से। तो सेठ बोलता है, हाँ, किसके बारे में बोलता है? कि आइडियाज डिपेंडेंट रेसेस एंड टेरिटरीज है, ठीक है। मैं समझा दोस्तों,
says that ideas about dependent races and territories, meaning इसका मतलब है colonial views of non-European people and land, मतलब जो लोग इंग्लैंड के लोग थे, सोचो वो नॉन यूरोपियन पीपल और लोग जमीन को और लोगों को कैसे देखते थे, ठीक है। और ये बस इस चीज तक लिमिटेड नहीं था कि मतलब गवर्नमेंट वर्कर्स लाइक फॉरेन ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, और कॉलोनियल ऑफिसर्स तक लिमिटेड नहीं था, और मिलिट्री लीडर्स तक भी लिमिटेड नहीं था। इंस्टेड ये जो कॉलोनियल आइडियाज है ना दोस्तों, ये ये मतलब जो एवरीडे लोग थे ना दोस्तों, जो लोकल लोग थे, वो उनके अंदर ये आइडिया आ चुका था, स्पेशली नोबल लीडर्स के थ्रू। मतलब नोबल लीडर्स में ये आइडिया आ चुका था कि मतलब देखो, जो लोग बुक्स एंजॉय करते थे उस समय, ठीक है, अपने आप को लिटरेचर के थ्रू एडुकेटेड करते थे, और मोरालिटी स्टाइल एंड लिटरेरी टेस्ट के बारे में सोचते थे, हाँ, उनके अंदर ही बहुत ज्यादा ये चीज घुस चुका था, ठीक है, डिपेंडेंट रेस एंड टेरिटरीज का आइडियाज, ठीक है। देखो, अगर आप फिर से समझना चाहो तो जो इंटेलिजेंट एंड एडुकेटेड रीडर्स हैं, हाँ, जैसे सोचो, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है सब कुछ, आप जानते हो सब कुछ के बारे में, फिर भी अब जब मैन्सफील्ड पार्क पढ़ोगे ना दोस्तों, आप एक्चुअली कोलोनियलिस्ट आइडिया को एब्जॉर्व करते हो बिना उसे रियलाइज करे, ठीक है। तो अब अगर आप मेरे वीडियो देखने के बाद मैन्सफील्ड पार्क पढ़ रहे हो, तो प्लीज उसे पढ़ते वक्त कोलोनियलिस्ट आइडिया लगाना। इनफैक्ट वो नहीं, सिर्फ किसी भी टेक्स्ट को आप पढ़ते वक्त कोलोनियलिस्ट आइडिया लगाना दोस्तों, तब आपको थोड़ा और बिगर पिक्चर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं फाइनल पॉइंट पे, कि जो लिटरेचर है वो कैसे इस आइडियोलॉजी को साइलेंटली लेके जाता है। तो देखो दोस्तों, तो मतलब कहते हैं इस टेक्स्ट में, उसके द्वारा, टाइसन के द्वारा, कि ये जो कोलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी है ना दोस्तों, हाँ, ये लिटरेचर में है। कैसे है? क्योंकि इसको राइटर्स ने डाला है और रीडर्स ने एब्जॉर्व किया है, ठीक है, बिना उनके रियलाइज किए, ठीक है। देखो, जैसे ऑथर्स लाइक जेन ऑस्टन may include colonial ideas in their writing without being fully aware of their impact, मतलब वो शायद कॉलोनियल आइडियाज के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और रीडर्स यानी हम भी अनकॉन्शियसली एब्सॉर्व कर रहे हैं इन आइडियाज को। कैसे एब्सॉर्व कर रहे हैं? जस्ट बाय रीडिंग द स्टोरी, ठीक है। उनको मतलब दे आर नॉट टोल्ड डायरेक्टली, ठीक है, मतलब हमें डायरेक्टली नहीं कहा जाता कॉलोनियलिस्ट आइडियाज के बारे में इन स्टोरीज में, बट आर प्रेजेंट इन द बैकग्राउंड, शेपिंग द वे पीपल सी द वर्ल्ड। समझ के दोस्तों? आई होप आपने समझ लिया होगा इस वीडियो को। तो अगर आपने समझ लिया तो कमेंट्स करना समझ गए, अगर आपने नहीं समझा तो फिर भी कमेंट करना कि आप नहीं समझे। तो फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग पोस्ट कॉलोनिज्म। तो ठीक है दोस्तों, हो गया आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।